हेलो एंड वेलकम टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। आरओ एआरओ की प्रैक्टिस सेट की सीरीज में हम आपके सामने एक नया सेशन लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड में आने वाले एग्जाम्स में आरओ एआरओ सबसे इम्पोर्टेंट है, जो जल्द ही आने वाला है। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन अगस्त एंड या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज यहाँ पर करी है। इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये बजट 2023-24 से संबंधित आपके पास प्रश्न पूछा गया है। स्किल इंडिया, ठीक है, अगर हम बात करें किसके बारे में प्रश्न है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। तो अगर इस क्वेश्चन का हम आंसर यहाँ पर देखें तो कितने अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर 30 अंतरराष्ट्रीय आपके केंद्र स्थापित यहाँ पर किए जाएंगे। और इन केंद्रों का क्या काम होगा, जो भी व्यक्ति रोजगार के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, उनकी सुरक्षा से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित ये सेंटर्स होंगे जो कार्य करेंगे। ठीक है, और इसी के लिए भारत सरकार ने 16 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो 2 तरीके के क्वेश्चन आपके पास यहाँ से पूछा जा सकता है। एक तो ये हो गया आपके पास जो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से, और एक ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि कितने देशों के साथ समझौता यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा किया गया है। तो 16 देशों के साथ यहाँ पर समझौता किया गया है। ठीक है, हो सकता है आपसे लक्ष्य पूछ लिया जाए। तो युवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, युवाओं को सामाजिक सुरक्षा, ऐसे युवा जो विदेशों में रोजगार के अवसरों के लिए जाते हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा यहाँ पर प्रदान करना इसका लक्ष्य। ठीक है, तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिलिंद पनोह राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, आपको इतना आना चाहिए। तो ये जो बौद्ध भिक्षु थे वो थे नागसेन। ठीक है, कहीं कहीं पर ऑप्शन में आपको इनके लिए नागेश्वर भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो नागेश्वर या नागसेन। ठीक है, भारत यूनानी सम्राट हुआ करते थे एक मिलिंद, ठीक है, या फिर उन्हें कहा जाता है मिनेंडर प्रथम। तो उन्हीं से संबंधित ये बुक है जिसमें उनके और नागसेन के मध्य जो संवाद है उससे संबंधित यह बुक यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, मिलिंद पनोह। ठीक है, और मिलिंद पनोह से भाई बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आपको इसके रिगार्डिंग आपको बहुत अच्छे से चीजें गैदर कर लेनी है। ठीक है, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो मिलिंद पनोह है इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा होगी पाली भाषा, और ये लगभग 100 ईस्वी पूर्व इस पुस्तक की यहाँ पर रचना की गई। ठीक है, क्लियर है, नागसेन के द्वारा ही रचित है। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। ठीक है, अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। सेकंड स्टेटमेंट है, यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको इन दोनों स्टेटमेंट पर गौर करना है और आपको यह बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो पहले तो आपको अल नीनो के बारे में पता होना चाहिए। तो अल नीनो क्या है, पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना ही अल नीनो,
पेरू तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना। ठीक है, इन गर्म धाराओं की वजह से यहाँ पर जो तापमान है उसमें वृद्धि हो जाती है। किंतु सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देते हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज्यादा होता है भाई, है ना। इससे तापमान देखा जाए तो लगभग 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैक्स टू मैक्स जो आज तक गया है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ा है। तो सेकंड जो ऑप्शन है आपका, या सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। पहला स्टेटमेंट अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो केवल एक यहाँ पर सही है। और आपको कुछ चीजें और ध्यान रखनी है कि इस दौरान दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट से भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का औसत तापमान कम से कम 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। ये हमने आपको यहाँ पर बता दिया, और इसका कारण भी पता होना चाहिए भाई आपको, है ना, कि ऐसा क्यों होता है। इसका कारण अगर हम सिंपल एक शब्दों में कहें तो दक्षिणी दोलन, सदर्न ऑसिलेशन के कारण ये गर्म धाराएं यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, ठीक है, प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है उसके ऊपर वायु दाब में परिवर्तन आ जाता है। वायु दाब में परिवर्तन। ठीक है, साथ ही साथ हमें कुछ चीजें और यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर भारतीय मॉनसून के रिस्पेक्ट में बात करें तो अल नीनो का क्या इफेक्ट रहता है, तो अल नीनो का इफेक्ट अगर हम देखें तो अल नीनो की वजह से भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है। भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है। ठीक है, ये भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि प्रत्येक वर्ष आएगा, इसका कोई फिक्स समय अंतराल है, ऐसा नहीं है। 6-7 सालों में ये घटना अक्सर हुआ करती है, और इसकी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप पर या फिर भारत में प्रवाहित होने वाली जो मानसूनी पवनें हैं वो कमजोर हो जाते हैं, यानी भारत में वर्षा की मात्रा में कमी होगी, मानसूनी वर्षा की मात्रा में कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए, भारतीय मानसून बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, आपको उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो अगर हम यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो शांति घोष। ठीक है, जो शांति घोष है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। इन्हीं के साथ साथ एक और महिला थी, सुनीति चौधरी। ठीक है, शांति घोष और सुनीति चौधरी ने 14 दिसंबर 1931 को 14 दिसंबर 1931 को त्रिपुरा में, ठीक है, जो वहां के कलेक्टर थे स्टीवेन, उन्हें गोली मारी थी। 14 दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के कलेक्टर स्टीवेन को गोली मारी थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर 1931 की घटना है तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं होगा। ठीक है, तो शांति घोष और सुनीति चौधरी दोनों ही आपके यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, और मातंगिनी हाजरा, अरुणा आसिफ अली और कनक लता बरुआ, आपको इनके बारे में तो पता ही होगा। अरुणा आसिफ अली की बात करें तो ग्वालियर मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने वाली महिला थी। कनक लता बरुआ बीरबाला के नाम से जानी जाती है। असम में इन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। और मातंगिनी हाजरा की बात करें तो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती है, इन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। चलिए आगे देखते हैं। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है।
और दूसरा स्टेटमेंट है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, और आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से कथन यहां पर सही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, आप लोगों ने अगर आर्टिकल 32 पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिकता से संबंधित है। ठीक है, इसी में ही आर्टिकल 32 का 2 जो है वो रिट अधिकारिकता के प्रवर्तन से संबंधित है। ठीक है, जैसे मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करना, 32(2) में क्या है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करना। ठीक है, यानी रिट आपको पता है, रिट बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की रिट यहाँ पर है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, तो दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो कि ऊष्मा जनित है, बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है ऊष्मा जनित हो। विद्युत ताप जनित है, तो केवल विद्युत ताप जनित, ये भी जरूरी नहीं है, यानी विद्युत जनित है। ठीक है, जरूरी नहीं है। गैर नवीकरणीय है, बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है, यानी आपका सही ऑप्शन क्या होगा, नवीकरणीय। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया आपका, ठीक है, पवन ऊर्जा, ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, यहाँ पर रिसोर्सेज का दोबारा से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। अगर हम बात करें अनुच्छेद 324 की, ठीक है, तो अनुच्छेद 324 की बात करें तो ये सिंपल सी बात है भाई, ये किससे संबंधित है, निर्वाचन आयोग से। अनुच्छेद 315 की बात करें तो लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 की बात करें तो वित्त आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 338 की बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए का 3, ठीक है, ठीक है, बी का ए का 3, बी का सॉरी ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। दूसरा स्टेटमेंट है, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो पहला ऑप्शन, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है भाई, भारत का महान्यायवादी उसे ही बनाया जा सकता है जिसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह हो। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। कारण क्या है, महान्यायवादी जो होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक है, अतः अगर इन्हें हटाना हो तो राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है या फिर ये स्वयं इस्तीफा देकर इस पद से हट सकते हैं। ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है या किस अनुच्छेद में इसके बारे में कहा गया है। तो अनुच्छेद 76 जो है वो भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी, और ये 16वें महान्यायवादी है भाई, आर वेंकट रमणी। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे पहला महान्यायवादी पूछा जाए तो यह भी पता होना चाहिए, एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज, इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, यहां से आपको समझ जाना चाहिए। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, मतलब इनका कोई निश्चित यहाँ पर कार्यकाल नहीं होगा। अगला प्रश्न देखें, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम घटना थी? ठीक है, चलिए, तो अगर हम इनकी बात करें, इन घटनाओं की बात करें, तो हम देखें, अगर हमें सन भी पता होगा तो ये चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए, मोपला विद्रोह 1921, ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919 का है, होम रूल लीग 1916 और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 से। ठीक है, तो सबसे लेट में कौन सी घटना हुई यहाँ पर? मोपला विद्रोह। ठीक है, क्लियर है। और मोपला विद्रोह से संबंधित भाई एक महत्वपूर्ण घटना आपको याद रखनी है, वैगन ट्रेजेडी। वैगन ट्रेजेडी, वैगन ट्रेजेडी की घटना अगर हम देखें नवंबर 1921 में हुई थी। इस वैगन ट्रेजेडी में क्या हुआ कि 67 मोपला कैदियों को यहां पर मारा गया। ठीक है, जो कि माल डिब्बे से लाए जा रहे थे। ठीक है ना, माल डिब्बे की वजह से ही इसे क्या नाम मिला है? वैगन। ठीक है, तो वैगन ट्रेजेडी का संबंध किससे है? आपका मोपला विद्रोह से। बाकी सब आसान है भाई, आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में यहाँ पर पर्वत दिए गए हैं और सूची 2 में इससे संबंधित देशों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम बात करें किलिमंजारो की, तो किलिमंजारो तंजानिया से संबंधित है। ठीक है, साथ ही साथ किलिमंजारो अफ्रीका का उच्चतम शिखर भी है। अफ्रीका का उच्चतम शिखर भी है किलिमंजारो। अगर टुपकल की बात करें तो ये मोरक्को से संबंधित है। ठीक है, स्टेनली पर्वत की बात करें तो ये युगांडा से संबंधित है, और हॉगर पर्वत की बात करें तो ये अल्जीरिया से संबंधित है। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो पहले का ऑप्शन, पहले का 3, दूसरे का 1, ठीक है, तीसरे का 4 और चौथे का 2, यानी ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन बिल्कुल सही है? ठीक है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। और एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए, तो ऑप्शन बी भी यहां पर सही है, यानी सॉरी यार, दोनों ये हटा दीजिए, दोनों ए तथा बी, यानी दोनों, पहला और दूसरा दोनों यहां पर बिल्कुल सही है। आर्टिकल 169 आपका किससे संबंधित है भाई? विधान परिषदों से संबंधित है। चलिए आगे देखें, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के नाम से या विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? तो अगर हम दिवस की बात करें तो 2 फरवरी। ठीक है,
आपने रामसर कन्वेंशन के बारे में सुना होगा। 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर नामक स्थान पर वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि से संबंधित एक कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो संधारणीय विकास की बात करें तो केवल एक यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सेकंड स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है, तिमाही जो है, ठीक है, ये जो है घटना यहाँ पर नहीं होती है, यानी यह विकास रिपोर्ट हर तिमाही संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं करती है, क्योंकि इनका प्रत्येक 4 वर्ष में ही क्या है, पुनरावलोकन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। संधारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट में के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी भाई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संधारणीय विकास, और साथ ही साथ आपको एक टॉपिक यहाँ पर कवर करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी 17 जो सतत विकास लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया है उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 100% चांस है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से प्रश्न आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण से भी यहाँ पर हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है, फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान बना लेगा। पीएमआई सेवाओं में 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई है। और चौथा ऑप्शन है, जुलाई 2022 से क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही था, बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ये 2030 ना होकर यहां पर क्या है, 2027 है। ठीक है, यानी फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2027 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान बना लेंगे। पीएमआई क्या होता है, परचेजिंग मैनेजिंग इंडेक्स। ठीक है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है, क्लियर है। और इसके परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है, इसके 5 प्रमुख कारक हैं, जैसे नए ऑर्डर हो गया, इन्वेंट्री का स्तर हो गया, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिलीवरी और रोजगार का वातावरण। तो आपको थोड़ा सा आर्थिक सर्वेक्षण को बहुत डिटेल में यहाँ पर देखना होगा। उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण हमने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है। ठीक है, और बहुत डिटेल में अपलोड किया है, 2 भागों में अपलोड किया है, आप जाकर उसे वहां पर देख सकते हैं। और ऐसे ही आगामी एग्जाम को देखते हुए जल्दी हम आपके पास जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है उसे भी लेकर प्रस्तुत होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अगर हम बात करें बालाजी विश्वनाथ की, तो इनका जो कार्यकाल था वो 1714 से लेकर 1720 तक। ठीक है, नारायण राव की बात करें तो 1772 से 1774, 1772 से 1774। बाजीराव प्रथम की बात करें
तो ये 1720 से 1740 तक था इनका कार्यकाल, ठीक है। और अगर माधव राव की बात करें तो 1761 से लेकर 1772 तक, 1772 तक। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले आपके कौन है, बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव प्रथम, उसके बाद अगर देखें तो माधव राव 1761 से 1772, और उसके उपरांत देखें तो 1772 से 1774 तक। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए भाई, ठीक है, कि जो आपके जो मराठा थे, मराठा से संबंधित आपके पास प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मराठा प्रशासन हो गया, या जो भी इंपॉर्टेंट बैटल्स थी मराठास की, वो आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से निर्धनता के प्रकार है, ठीक है। तो हम अगर बात करें, पूर्ण निर्धनता बिल्कुल सही है, ठीक है। सापेक्ष निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता भी बिल्कुल ठीक है भाई, होती है सापेक्ष निर्धनता। व्यक्तिपरक निर्धनता ये भी होती है, ठीक है। और प्राकार्यात्मक निर्धनता ये कोई निर्धनता का प्रकार नहीं है। तो पूर्ण निर्धनता का मतलब जो बेसिक एमिनिटीज भी, जैसे रोटी कपड़ा मकान, उसे भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें पूर्ण निर्धनता के दायरे में रखा जाता है। सापेक्ष निर्धनता मतलब किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए किसी दूसरे के पास ऑडी है और आपके पास क्या है, आपके पास मान लेते हैं ऑल्टो है ना, तो आप उस ऑडी वाले के कंपैरिजन में क्या हो जाओगे, निर्धन हो जाओगे। तो ये सापेक्ष, व्यक्तिपरक, पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, तो वो निर्धनता व्यक्तिपरक निर्धनता कहलाती है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है। तो राइबोसोम बहुत आसान सा सवाल है भाई, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम कार्यस्थल के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। तो अगर हम यहां पर देखें, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, तो उच्च तापमान एवं भारी वर्षा, बिल्कुल सही बात है भाई। लेटराइट मृदा का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां पर उच्च तापमान हो और साथ ही साथ भारी वर्षा भी देखने को मिलती है। इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम, ये स्टेटमेंट गलत है। इस मिट्टी का अगर आप कलर देखोगे तो थोड़ा सा रेड कलर की होती है, ठीक है ना। जो लोहा के जो मिनरल्स हैं उनकी वजह से इसका कलर रेड हो जाता है, ठीक है। तो फेरस और एल्यूमिनियम की इसमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी केवल पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दो कथन है जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन यानी स्टेटमेंट 1 लिखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, ठीक है। कारण दिया गया है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। अगर हम तमिलनाडु की स्थिति की बात करें तो तमिलनाडु की स्थिति कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर ये तमिलनाडु है, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तमिलनाडु इस तरीके से है। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये अरब सागर की शाखा, ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा,
ठीक है, तो तमिलनाडु की स्थिति अगर देखें हम यहाँ पर, तो ये समांतर चली जाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा के। और अगर बात करें अरब सागर की शाखा के, तो यहाँ पर पश्चिमी घाट की अवस्थिति है, और इस पश्चिमी घाट की अवस्थिति के कारण ये जो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। यानी स्टेटमेंट ए और उसका जो रीजन है दोनों बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय मॉनसून से आपके पास प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? पहला है, पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। ठीक है, और दूसरा है, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो अगर हम बात करें मनरेगा के बजट की, अगर बात करते हैं तो मनरेगा के बजट में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती इस बार की गई है, यानी 18% की कटौती यहां पर देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इस प्रश्न से क्या क्या क्वेश्चन आपके पास और बन सकते हैं? इस वर्ष या इस बजट में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। 60,000 करोड़ रुपए का बजट यहां पर निर्धारित किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 73,000 करोड़ रुपए का बजट यहां पर निर्धारित किया गया था। पिछले वर्ष की तुलना में बात करें, मनरेगा की बात कर रहे हैं भाई, है ना, मनरेगा की बात करें तो पिछले वर्ष 73,000 करोड़ का बजट रखा गया था। ठीक है, और इस वर्ष 60,000 करोड़ रुपए का बजट यहां पर रखा गया है। और रिवाइज करके देखा जाए, जो फाइनल डेटा जो था आपका 89,400 करोड़, ठीक है, जो पिछले वर्ष मनरेगा पर खर्च किया गया, और इस बार केवल 60,000 करोड़ रुपए का बजट यहां पर रखा गया है, यानी सर्वाधिक प्रतिशत कटौती यहां पर दर्ज की गई है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, अगर जल जीवन मिशन की बात करें, तो जल जीवन मिशन में इस वर्ष 70,000 करोड़ रुपए का बजट यहां पर निर्धारित किया गया है, जबकि पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष 55,000 करोड़ का 55,000 करोड़ का बजट यहां पर निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो अगर देखा जाए पहला स्टेटमेंट तो सही है, बट दूसरे स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि यहां पर देखने को नहीं मिलती है। इससे पूर्व ही अगर हम देखें तो वहां पर सर्वाधिक वृद्धि आपको देखने को मिलेगी जल जीवन मिशन के अंतर्गत, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 यहां पर गलत है। ठीक है, तो केवल पहला स्टेटमेंट यहां पर सही है। नेक्स्ट देखें, अगर निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सम्मिलित नहीं किया गया है? तो अगर हम बात करें राजभाषा, राजभाषा आपके भाग 17 से संबंधित है, तो राजभाषा भाग 17 से संबंधित है, बिल्कुल सही है भाई, है ना। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें, अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक इसमें सम्मिलित है, जो राजभाषा से संबंधित है भाग 17 में। संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 से संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 से संबंधित है, और अनुच्छेद 239 से 242, अनुच्छेद 239 से 242 तक भाग 8 में यहां पर आपको देखने को मिलेगा। भाग अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 की बात करें तो ये एससी और एसटी एरिया से संबंधित है, एसटी एंड एससी एरिया से संबंधित है। ठीक है, अगर अनुच्छेद 244 की बात करते हैं, है ना, आपने
देखा होगा, भाग 244 और 244 ए, अनुच्छेद 244 244 ए, ये आपका भाग 10 से संबंधित है। और अगर बात करें अधिकरण की, तो अधिकरण जो है वो भाग 14 ए में है। अधिकरण का संबंध यहां पर भाग 11 में ना होकर भाग 14 ए से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन डी यहां पर गलत होगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 323 ए और 323 बी, अनुच्छेद 323 ए और अनुच्छेद 323 बी, जो कि 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में संविधान में जोड़े गए थे। अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरणों के बारे में बात की गई है, प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बात की है। और अनुच्छेद 323 बी में अन्य अधिकरणों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जनसंख्या के सिद्धांत और सूची 2 सिद्धांतों के प्रतिपादक के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम बात करें उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, तो उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत का वर्णन किया था एडविन कैनन ने। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत का वर्णन किया था एडविन कैनन ने। इनकी एक बुक थी वेल्थ, ठीक है। इस बुक में इन्होंने उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत का यहां पर वर्णन किया था। सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत हेनरी जॉर्ज के द्वारा यहां पर दिया गया है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की बात करें तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉम्पसन के द्वारा दिया गया है। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत की बात करें तो ये माल्थस के द्वारा यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो। आगे देखते हैं। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारे पूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर, ठीक है, विमल जालान, ठीक है, ये इस पुस्तक के लेखक है। और अगर हम इस पुस्तक का टाइटल हिंदी में अनुवाद करें तो निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक, तो हिंदी में भी पूछा जा सकता है भैया ना, निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखें। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार संसाधन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें, पीएम गति शक्ति योजना के शुभारंभ की बात करें तो ये वर्ष 2022 में ना होकर 15 अगस्त 2021 को लॉन्च की गई थी, यानी इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों, ध्यान रखना है 7 इंजन है इसमें, ठीक है, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार संसाधन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका लक्ष्य जो है वो विभिन्न औद्योगिक गलियारों को और नए नए रक्षा गलियारे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर इत्यादि को यहाँ पर सुलभ करना है, बनाना है, ठीक है।
और अगर हम बात करें तो इस योजना के तहत 100 लाख करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर रखा गया है। 100 लाख करोड़ के बजट की बात यहाँ पर रखी गई है। तो केवल ऑप्शन 2 यहाँ पर, या फिर केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो ये संबंधित है नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000। तो प्रारंभ में इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत ये कहा गया था कि वर्ष 2045 तक हम जो लक्ष्य है जनसंख्या स्थायित्व का उसे प्राप्त कर लेंगे, किंतु 2010 में इसे संशोधित किया गया। ये प्रारंभ में इसके अकॉर्डिंग कहा गया है, ठीक है, बट 2010 में संशोधन किया गया और इस संशोधन में इस लक्ष्य को बढ़ाकर वर्ष 2070 तक कर दिया गया, यानी हमारा आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो अगर आप बुक्स में इसे पढ़ते हो, ठीक है, तो साथ ही साथ एक स्टेटमेंट और भी वहां पर ऐड कर देना। बुक में ऑलरेडी होगा लिखा हुआ, अगर नहीं है तो लिख देना 2010 में इसमें संशोधन हुआ था और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, यानी जनसंख्या स्थायित्व का जो लक्ष्य है वो वर्ष 2070 तक इस अवधि को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आगे देखें। अगर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एक योजना सुमेलित नहीं है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, ठीक है, 2015। रूरल हाउसिंग इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम 2017। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। योजनाओं से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2015 न होकर 2016 है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 21 फरवरी 2016 को ये योजना लॉन्च की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय के लैंगरहंस के आइलेट की बीटा सेल या बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है? यहां पर बात कर रहा है बीटा कोशिकाओं की। तो बीटा कोशिकाओं की बात करें तो बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, बीटा कोशिकाओं से आपका इंसुलिन स्रावित होता है, जबकि अल्फा कोशिकाओं की अगर बात करें तो ग्लूकागान, ये अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो दोनों आपको यहाँ पर याद रखते हैं, अल्फा और बीटा से कौन कौन से हार्मोन यहाँ पर स्रावित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 पुस्तक और उसके विषय के बारे में बात की गई है। तो मिरात ए सिकंदरी की बात करें तो मिरात ए सिकंदरी पुस्तक गुजरात विजय से संबंधित है। बुरहान ए मासिर की बात करें तो बुरहान ए मासिर बहमनी के अहमदनगर के इतिहास से संबंधित है। सॉरी, बुरहान ए मासिर है ना, बुरहान ए मासिर बहमनी के अहमदनगर के इतिहास से संबंधित है। रियाज उल सलातिन की बात करें तो बंगाल, अगर हम रियाज उल सलातिन की बात करें तो ये बंगाल के इतिहास से संबंधित है। और रियाज उल इंसा महमूद गवाह के पत्रों का एक संग्रह है यहाँ पर। तो देखें तो ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो भारतीय जैविक डेटा केंद्र की अगर हम यहां पर बात करें तो ये हरियाणा में, कहां पर? हरियाणा में फरीदाबाद में
ये बनाया गया है। और इस डेटा केंद्र का लक्ष्य क्या है? देखिए, एक चीज तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि ये लाइफ साइंस डेटा के लिए पहला राष्ट्रीय संग्रह है। ठीक है, लाइफ साइंस डेटा का पहला राष्ट्रीय संग्रह। इस वजह से क्वेश्चन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक सुपर कंप्यूटर है ब्रह्म। ठीक है, इस ब्रह्म सुपर कंप्यूटर की मदद से ये सारा का सारा डेटा यहां पर संग्रहित किया जाएगा। इसकी क्षमता क्या है? 4 पेटाबाइट। तो इस सुपर कंप्यूटर की मदद से ये पूरा डेटा यहां पर सुरक्षित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। तो अगर हम राष्ट्रीय उद्यान कहें, ठीक है, साथ ही साथ अगर हम देखें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बायोस्फीयर की बात करें, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र, और अगर बायोस्फीयर की बात करें तो ये सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं? इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आनुवांशिक विविधता का रखरखाव इन सीटू संरक्षण के द्वारा किया जाता है। एक्स सीटू का मतलब होता है उनके पर्यावरणीय परिवेश के बाहर जाकर, ये क्या है? उनका पर्यावरणीय परिवेश है, उसमें ही उनका संरक्षण किया जा रहा है। जबकि एक्स सीटू में उनके पर्यावरणीय परिवेश से बाहर जाकर, फॉर एग्जाम्पल जूज, कुछ आपके क्या है रिसर्च सेंटर्स हो गए, या फिर कोई जानवर क्या है एक्सटिंक्ट होने वाला है, तो उसे अगर निगरानी में रखना है तो चिड़ियाघरों में रख दिया जाता है, या फिर अन्य केंद्रों में उसे, यानी उसके प्राकृतिक परिवेश से बाहर ले जाकर उनका संरक्षण किया जाता है, तो वो एक्स-सीटू कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम बात करें प्राणहिता, प्राणहिता की अगर बात करते हैं तो ये महानदी से तो संबंधित नहीं है भाई। प्राणहिता किससे संबंधित है? गोदावरी से संबंधित है। बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके पास सीधा सीधा आंसर यहाँ पर मिल गया। ठीक है, हेमावती कावेरी से ही संबंधित है, मालप्रभा कृष्णा से, और मंजरा गोदावरी से संबंधित है। ठीक है, तो अगर हम बात करें गोदावरी की तो प्राणहिता इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, सबरी, प्रवरा, मंजीरा, ठीक है, ये सारी नदियां गोदावरी से संबंधित है। और गोदावरी के उद्गम की बात करें तो ये महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है। कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर, कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर, और अगर कावेरी नदी की बात करें तो ये ब्रह्मगिरी कर्नाटक, ब्रह्मगिरी कर्नाटक पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। और अगर हम बात करते हैं महानदी की तो छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत से इसका उद्गम है। छत्तीसगढ़ सिहावा पर्वत से इसका उद्गम स्थल यहाँ पर होता है। ठीक है, बाकी आप इनकी सहायक नदियों को यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो जैव विविधता के ह्रास की बात करें या कमी की बात करें तो प्राकृतिक वास का जो विनाश है वही क्या है यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक आपको इसमें देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखें। नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है वर्ष
1929 ईस्वी में नायक बालिका सुरक्षा कानून यहाँ पर पारित किया गया था और इसी से संबंधित एक समिति का गठन किया गया था जो कि 1924 में किया गया था, नवंबर 1924 में। नवंबर 1924 में इसी से संबंधित एक समिति का गठन किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप 1929 ईस्वी में नायक बालिका रक्षा कानून को उत्तराखंड में पारित किया गया। आगे देखें, मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो अगर हम देखें तो श्रीदेव सुमन भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, विजय लक्ष्मी पंडित भी थी और तो क्या हो जाएगा, सभी के सभी यहाँ पर उपस्थित। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया? ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। फतेहपति शाह के द्वारा गुरु राम राय को यहाँ पर आश्रय प्रदान किया गया था। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो अगर हम बीओडी सीओडी की बात करते हैं, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, ठीक है, एक मानक मानदंड है। यहाँ पर भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों को जोड़े, ठीक है, यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री से, ठीक है, महानदी अभी हमने बताया सिहावा जिले से। कृष्णा नदी की अगर हम बात करें, हमने अभी यहाँ पर देखा कृष्णा नदी के बारे में अगर हमने देखा था तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां से था भाई? महाबलेश्वर से, ठीक है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर और गोदावरी नासिक से, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर नासिक से इसका उद्गम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तराखंड की किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ से संबंधित है, ठीक है। आगे देखें, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस तहसील ने 2001 से 2011 के दौरान दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की? तो इसका सही उत्तर है आपका भिकिया से, ठीक है। अगला यहां पर देखें, कुनिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो कुनिंद मुद्राओं की बात करें तो ए कत्यूर घाटी से भी हुई है, देवडूंगा से भी, यानी सभी के सभी स्थलों से कुनिंद मुद्राएं यहां पर प्राप्त हुई, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो जीएस और उत्तराखंड जीएस से संबंधित कुछ प्रश्न थे। इस बार का आरओ एग्जाम का पैटर्न कुछ चेंज हो रहा है, यानी कुछ 50 प्रश्न आपके पास एप्टीट्यूड और रीजनिंग से संबंधित भी आएंगे। तो इसी से संबंधित कुछ 10-10 प्रश्न की श्रृंखला इसके साथ साथ हमने यहाँ पर इंक्लूड करी है। तो अगर हम आगे देखें, अगला प्रश्न देखें तो एप्टीट्यूड से संबंधित होगा, एप्टीट्यूड रीजनिंग से। नीचे दिए गए आकृतियों वाली श्रेणी की अगली आकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सिंगल डॉट 2 3 4, यानी ये तो कंफर्म है कि अगले वाले में 5 डॉट होंगे। देखिए यहां से इसने पहले ऐसे मूवमेंट करी तो ये कुछ इस तरीके से बना, है ना, 2 डॉट यहाँ पर आए, अगले फिगर में हमें दिख रहा है। फिर ये वापसी मूवमेंट करी, ठीक है, फिर इधर मूवमेंट हुई, फिर वापसी मूवमेंट, है ना। तो इस तरीके से देखें अगर, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो बी आपका सही आंसर है, ठीक है। तो लॉजिक भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक नाव पानी के बहाव के विपरीत दिशा में एक दूरी 8 घंटे 48 मिनट में तथा वही नाव पानी के बहाव की दिशा में, यहाँ पर डेटा मिसिंग हो गया थोड़ा, 4 घंटे में तय करती है, तो नाव एवं पानी के बहाव की गति में अनुपात क्या है? मान लेते हैं, माना हमने नाव की गति x किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ये हमने मान लिया। आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, जब धारा की दिशा में कोई भी
नाव चलेगी तो नाव की गति और धारा की गति दोनों जुड़ जाएंगी। धारा की विपरीत दिशा की अगर बात करें तो यहीं पर ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम गिवन है धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट। ठीक है ना, तो पहले इस 8 घंटे 48 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, 48 मिनट को कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 8 सही 48 मिनट है तो 48/60। ठीक है, तो 12-15 ये आ जाएगा 44/5 घंटे। ठीक है, पहला काम तो हमने ये कर दिया कि 8 घंटे 48 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया 44/5। अब हमें एक और चीज पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस हम डी रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इनका अनुपात हम देख लेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास दिया गया है फॉर एग्जाम्पल टाइम t1 दे रखा है, यानी हमें क्या देखना है, t1 अपॉन t2 देखना है। t1 क्या होगा, t1 होगा आपका d अपॉन टाइम, अगर देखें यहां पर x माइनस वाई, सॉरी स्पीड है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, ऐसे ही धारा की दिशा में d अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 44/5 डिवाइडेड बाई 4 घंटे के बराबर। ठीक है, तो यहां से भाई ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है ना, तो ये किस तरीके से ये भिन्न ऊपर चली जाएगी, यानी x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 44/20। ठीक है, अब इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 2 इक्वेशन बन जाएगी आपकी। इसको और छोटा काट सकते हो तो भाई 4 से काट दो, है ना, 11 5, यानी हो जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 11x माइनस 11y। हमें रेशियो ही निकालना है। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इधर ले जा लीजिए तो ये 16x हो जाएगा, इधर लेके आ जाओगे तो सॉरी इधर लेके आओगे -5 हो जाएगा, यानी अगर हम देखें तो यहां पर आएगा 6x, ठीक है, इज इक्वल टू 16y, और हमें रेशियो ही चेक करना था x अपॉन y का, तो ये कितना हो जाएगा 16/6, यानी 8/3, यानी 8:3। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखें, यदि मैं प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करता हूं, ठीक है, यदि मैं प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करता हूं तो एक निश्चित दूरी तय करने में 50 दिन लगते हैं। यदि मैं पहले से दुगनी गति से चलता हूं और प्रतिदिन पहले से दुगना विश्राम करता हूं तो पहले से दुगनी दूरी तय करने में मुझे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करता हूं तो काम कितने घंटे करूंगा, 15 घंटे। ठीक है, और 15 घंटे में 50 दिन तक 15 घंटे काम किया, यानी कितना आ जाएगा, 15 गुणा गया 50, यानी आ जाएगा 750 घंटे। एक चीज हमें यहां से मिल गई। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, यहां पर स्पीड निकल जाएगी d अपॉन 750 डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब क्या कर दिया, अब d किसके बराबर हो गया, डिस्टेंस कितनी हो गई, दुगनी कर दी, डिस्टेंस डबल कर दी, 2d हो जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस डबल होने के साथ ही अगर डिस्टेंस डबल है तो स्पीड क्या हो जाएगी, अब स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगी 2d अपॉन 750। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, और ये जो 2d अपॉन 750 है, मान लेते हैं इस काम को करने में x दिन लगते हैं। ठीक है, और अब क्या कह रहा है कि दुगना विश्राम भी करता है, तो दुगना विश्राम करेगा तो पहले 9 घंटे करता था, अब कितना घंटे करेगा, 9 दूना 18 घंटे, है ना, और x दिन लगते हैं, बचे कितने 6 घंटे, तो 6x इज इक्वल टू 2d अपॉन 750 हो जाएगा।
ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2×3 ठीक है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहां से क्या होगा, पहले इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, x लगेंगे, और अब घंटे कितने हो गए 6, क्योंकि दुगना विश्राम कर रहा है तो 9 दूनी 18, 24 में से 18 घटा दिए 6, तो टोटल आवर्स कितने लगे, टोटल आवर्स कितने लगे 6x। ठीक है, ये चीजें क्लियर है ना, यहां तक कोई समस्या नहीं है। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, 2d अपॉन 2d बाई 750। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2d बाई 750, यही आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां से ये 2d से 2d कट जाएगा और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 750 अपॉन 6, यानी यहां से आ जाएगा 125 दिन। ठीक है, ये क्लियर है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन को भाई पढ़ लीजिएगा, है ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी कूट भाषा में 526 का अर्थ आसमान नीला है, 24 का अर्थ नीला रंग, 436 का अर्थ आनंद है, तो इस भाषा में आनंद का क्या, आनंद किस अंक से प्रदर्शित होगा। ये आसान क्वेश्चन है भाई, है ना, इसे कर सकते हो आप, कर लेना आराम से, है ना। आंसर इसका 3 आएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक व्यक्ति 15% मिश्रित ब्याज दर पर 4000 उधार लेता है और प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1500 वापस कर देता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितनी रकम देनी होगी ताकि उसका उधार मिश्रित ब्याज सहित पूरा भुगतान हो जाए, जबकि 3 वर्ष तक उसने 1500 रुपए प्रतिवर्ष वापस कर दिए हैं। तो इसे हमें पर ईयर के हिसाब से निकालना पड़ेगा। आपको मिश्रित ब्याज का फॉर्मूला पता है, A=P × 1 + R/100 की पावर n होता है। पहले वर्ष के निकालेंगे, अलग अलग वर्षों के लिए निकालोगे तो n 1 हो जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक वर्ष अगर प्रत्येक वर्ष देखेंगे तो 1500 रुपए जमा भी कर रहा है, तो हम क्या करते जाएंगे, पर वर्ष के लिए 1500 माइनस भी करते जाएंगे। ठीक है ना। तो P कितना था, पहले वर्ष के लिए निकालेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए 1 + 15/100 माइनस 1500। ठीक है, ऐसे आप इसे निकालोगे सेकेंड ईयर के लिए भी, जो भी यहां से वैल्यू आएगी। चलिए कर लेते हैं, तो 4000 गुणा गया 23/20 माइनस 1500, 200, तो 23 दूना 4600 माइनस 1500 कितना आएगा, 3100। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऐसे ही आप सेकेंड ईयर के लिए भी निकालोगे। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, अभी 3100 हो जाएगा, 1 + 15/100 माइनस 1500। ठीक है, क्लियर है। तो ये फिर से 23/20 आ जाएगा, माइनस 1500। दो एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 155। ठीक है, इतना आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करिए और ऐसे जो भी यहां से वैल्यू आएगी वो थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करना आप, और इस तरीके से आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 874.7। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए निकाल दिया, सेकेंड ईयर के लिए निकाल दिया, और थर्ड ईयर के लिए निकाल लोगे तो आपके पास सही आंसर आपका आ जाएगा। तीसरे साल के बाद उसे 874.7 रुपए देने पड़े। ठीक है, क्लियर है, कर लीजिएगा भाई, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आपको बस क्वेश्चन समझना। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है भाई, इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 0। आप देख लीजिएगा, 3 - 10, यानी माइनस का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, 8 और 4 12, डिवाइड का मतलब क्या हो गया, प्लस 6 × 2, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये जो साइन है आप यहाँ पर रखकर देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी ने अपने स्टॉक से 20% को
यहाँ पर देखिए 20% को 10% लाभ पर और शेष स्टॉक के 50% का 10% हानि पर बेच दिया, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर 20% अगर हम देखें तो 20% को लाभ पर, तो कितने 10%, 10% लाभ का मतलब क्या होता है भाई, अगर हम देखें 20 का 10% निकालेंगे तो 2 निकलेगा, यानी 22x जो स्टॉक है उसको लाभ पर बेचा, और बचे हुए का 50%, यानी 80 का 50% है ना, तो 50% का मतलब कितना हो जाएगा, 80 का 8 पंजे 40, 40 का 10%, यानी 4 हानि पर, यानी 36x, ठीक है। शेष स्टॉक की बिक्री है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होना चाहिए कि व्यापार को अपने पूरे स्टॉक पर 5% लाभ पर बेच सके, यानी अभी तक उसने जितना भी स्टॉक बेचा तो ये 58x स्टॉक उसने बेच दिया, ठीक है, और बाकी बचा हुआ स्टॉक उसे 5% लाभ पर, ताकि पूरा लाभ कितना हो जाए 5%। अभी तक क्या था, यानी 5% लाभ कब होगा, जब 100x को आप कितने पर बेच दो, 105x पर, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर देखिए बाकी बचा हुआ कितना है उसके पास, अगर हम देखें बचा हुआ तो यहां से देखोगे आप 5% लाभ पर बेचने के लिए कितना बचेगा उसके पास, 58x माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 47x, कितना बचेगा 47x, और इस पर मुझे परसेंटेज निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए, 47x कितने पर 40x पर डिवाइडेड बाई हो जाएगा पुराना वाला यानी 40x, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दीजिए परसेंटेज के लिए 100 से, तो ये आएगा 7x डिवाइडेड बाई 40x इंटू 100, ठीक है, और ये आपका निकल कर आएगा 17.5%। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 48 की बात करें, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ही दिशा में जा रही हैं। तेज गति से रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी में बैठे एक मनुष्य को 9 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज गाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पर पूछा है तेज गाड़ी की लंबाई, तो लंबाई पूछा गया है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर लोगे अगर, तो यहाँ पर देखिए स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर, ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो जब भी दो गाड़ियां एक ही दिशा में जाएंगी तो माइनस हो जाएगी, तो ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी आपकी, ठीक है, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी। अब ये सेकंड में दे रखी है वैल्यू 9 सेकंड में, तो इसे भी मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी आ जाएगा 100/18, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये तो आ गया आपके पास रिलेटिव स्पीड। टाइम कितना लिया 9 सेकंड, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100/18 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 दूनी 18 50, ठीक है, यानी 50 मीटर। तो तेज गाड़ी की लंबाई क्या है 50 मीटर, यहां पर आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विस्तार में अंतिम अंक होगा, तो यहां पर पावर को पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1403 डिवाइडेड बाई 4, हमें रिमाइंडर देखना होगा, रिमाइंडर कितना आता है 3, तो 7⁻³ आ जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में भी देखेंगे तो 943 को पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ पर भी हमें शेष देखना पड़ेगा, तो ये भी 3 आ जाएगा, तो +3⁻3, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो यूनिट डिजिट निकालना है हमें, तो सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करेंगे, तो 7⁻3 243, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3, 3×3 = 27, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 10, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। हमारी क्लासे आरओ के लिए एप्टीट्यूड रीजनिंग की क्लासे भी चल रही है, पूरा बैच चल रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पर बहुत डिटेल में समझाई जा रही हैं आपको। लास्ट को है 3 पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 7 दिन में तथा उसी कार्य को 2 पुरुष और 2 महिलाएं 10 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। 3 मैन प्लस 4 वुमेन किसी काम को 7 दिन में करते हैं, ठीक है, तो 2 पुरुष 2 मैन प्लस
3 महिलाएं है ना, 3 वुमेन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। क्लियर है, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके m और w का रेशियो आ जाएगा। चलिए कर ही लेते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस तरीके से आ जाएगा। इसको 2 से करो, 6m प्लस 8w इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, थोड़ा कंसेप्चुअल देख लेते हैं इसको, है ना, बहुत अच्छे से देख लेते हैं। क्या दिया गया है, 3 मैन प्लस 4 वुमेन किसी काम को 7 दिनों में करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही 2 पुरुष, 2 मैन प्लस 3 वुमेन किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, है ना। तो ये नंबर ऑफ पर्सन हो गया और ये डेज हो गया, यानी टाइम हो गया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है आपका टोटल वर्क। तो इसे कर सकते हो मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, 7 इंटू 3m प्लस 4w, ठीक है। और इस 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 इंटू 2m प्लस 3w। अब ये इनका काम बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया कि किसी काम को, यानी दोनों काम बराबर है, बराबर में रख दीजिए। 21m प्लस 28w बराबर 20m प्लस 30w, ठीक है। m को m की तरफ ले जाइए, w को w की तरफ ले जाइए, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 21 में से 20 गया तो m बचेगा बस, और इसे इधर ले जाओगे तो 2w, तो m बाई w कितना हो जाएगा, 2/1, ठीक है। ये 2/1 का मतलब क्या हो गया, ये 1 डे वर्क हो गया। m का 1 डे वर्क 2, w का 1 डे वर्क 1 आ गया। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां से टोटल वर्क निकाल लीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में रख दीजिए, सॉरी ये है फर्स्ट, है ना, चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए, तो टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। टोटल वर्क क्या होगा, 7 इंटू 3 इंटू एम की वैल्यू 2 थी, 4 इंटू एम की w की वैल्यू 1 थी, है ना। तो ये 7 इंटू 6 प्लस 4 10 यानी 70। टोटल वर्क तो आ गया आपके पास 70 मिनट। इतनी चीजें क्लियर। अब किससे काम करवाना है, 3 पुरुष और 8 महिलाएं, यानी 3 मैन और 8 वुमेन से काम करवाना है। तो m और w की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, है ना, 3 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1, यानी 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 14। ये जो 14 है ये 3 मैन और 8 वुमेन का पर डे वर्क हो गया। तो टाइम निकालना है अगर, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय पर डे वर्क, 70 डिवाइडेड बाय 40 यानी कितना आ जाएगा, 5। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 5 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने, ठीक है। तो भाई इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास RO उत्तराखंड RO में आने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एप्टीट्यूड रीजनिंग इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सिलेक्शन के लिए। बाकी आगे भी हम आपको आपके सामने RO की प्रैक्टिस सेट के और सेशन भी लेकर आएंगे, और तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात करते हैं, धन्यवाद।